चैप्टर नंबर 3 वापस एक बार बता देता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये 6 चैप्टर जो है वो आपके एमसीक्यू में आएंगे टर्म 1 एग्जाम्स में। तो अब जो है सीबीएसई के लिए बोल रहा हूँ, सेवा के लिए आपको चीजें याद ही करनी है, जिस तरीके से आपका चलते आ रहा है वैसे ही चलते आएगा। ठीक है, फॉर सीबीएसई पीपल इट विल बी एमसीक्यू, फॉर सेवा पीपल सिंस नथिंग हैज बीन टोल्ड मे बी अब बोल सकते हैं बिकॉज रिजल्ट्स आउट हो चुका है। तो वी कैन बेसिकली नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ चेंजेस आ जाए, बस होप कर सकता है, बाकी तो पता नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और बाकी सीबीएसई वाले लोगों के लिए ये एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, एमसीक्यू बेस्ड चैप्टर एक्चुअली। ठीक है, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। ठीक है, अब लेसन चैप्टर नंबर 3 एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये जो चैप्टर है इसमें क्या है कि हम लोग जो इसके पहले 2 चैप्टर्स पढ़े थे, ठीक है, हमने जो इसके पहले 2 चैप्टर्स पढ़े थे, यानी कि चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमें समझ में आया कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। जैसे ही उसका इंडिपेंडेंस हो गया था इंडिया का, उसके बाद इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी ये हम लोग जाने। फिर नंबर 2 वाज कि जब हम लोग हालत देख लिया, अब उसका सोल्यूशन निकालने शुरू किया, तो इनिशियली हल्का हल्का क्या क्या सोल्यूशंस जो है गवर्नमेंट निकाले थे उस समय। ठीक है, 1950 से नए के 1990 तक। अब जो पॉलिसीज निकाला गया था, ठीक है, वो इतने एफिशिएंट नहीं थे। ठीक है, जो पॉलिसीज निकाले गए थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे। दैट इज व्हाई दे हैड टू अडॉप्ट अ न्यू पॉलिसी। ठीक है, क्या क्या इश्यू था देखो एक बार के लिए। नंबर 1 पॉइंट क्या था, अगर आपको किसी को याद है तो, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट जो था, मतलब कि जो चीज सबको मैनेज करना है, सब कुछ करना है, वो मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं था, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि जो पॉलिसीज ले रहे थे वो उतने अच्छे नहीं थे। पब्लिक सेक्टर जो कि आगे चल के काम कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर जो है उन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। सबसे पहले तो मैनेजमेंट खराब। नंबर 2 क्या था आपका, कि जो पब्लिक सेक्टर है पुअर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, पुअर परफॉर्मेंस था। ठीक है, ये सब की वजह से क्या हुआ, अपने पास एक प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हो गया। वो क्या था आपका, डेफिसिट। डेफिसिट, राइट, डेफिसिट बीओपी। ठीक है, डेफिसिट आपका हो गया। ठीक है, डेफिसिट बीओपी हो गया आपका। अब डेफिसिट बीओपी हो गया, डेफिसिट बीओपी होने कवर करने के लिए क्या करना पड़ा अपने को, डेफिसिट लोन बीओपी लेना कवर करने के लिए लोन लेना पड़ा। लोन लेना पड़ा। अब जो लोन है, अब जो लोन है भैया उसका प्रेशर बढ़ गया, तो ह्यूज बर्डन ऑफ डेथ्स हो गया। ठीक है, और रिजर्व्स जो है अपना जो फॉरेन रिजर्व्स था वो भी अपना कम हो गया। ये सब की वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ चुका था देश में। ठीक है, ये सारे सिचुएशन, ये सारे रीजंस के बाद में, मतलब अच्छा, फॉर सेवा पीपल मैं आपको बोल देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका 6 मार्क के लिए पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तो जिसके इसके पास बुक है सब लोग मार्क कर लेना। अभी भी ऐसा कोई है जिसके पास बुक नहीं है, हाँ भैया। जिसके पास नहीं है? नमन, नमन और अफान, तुम लोग लेता क्यों नहीं, तुम लोग गुवाहाटी में ही है। तू कम लिख पर लिख लेता है। सर। हम कल शायद निकल जाएगा, तो हो सके तो कल ही ले लेना मेरे से। हाँ, कोमल का मिला नहीं अभी तक। नहीं भैया। कुरियर तो, कुरियर वुरियर सब कुछ तो हम दे दिया डिटेल्स। रुको हम कवर कब करते हैं एक बार, तो होना नहीं चाहिए। हाँ जी, तो कुछ पूछ रहा था। बाकी लोग के पास आ गया बुक? हाँ। ठीक है, तो अच्छा कल होगा बोल रहे हैं। आओ, कि ये जब रीजंस थे, ये सारे आपके रीजंस थे, ठीक है, ये सब सारे आपके रीजंस थे ताकि इंडिया को क्या हुआ, इंडिया का हालत एकदम खराब था ये सारे रीजंस के बाद में। ठीक है, हम लोगों ने देखा इंडिया का डेथ अमाउंट बहुत ज्यादा था, मतलब जो डेथ था इंडिया का वो भी बहुत ज्यादा था। अल्टीमेटली इंडिया के पास में और कोई सोल्यूशन नहीं था। ठीक है, इंडिया के पास में और कोई सोल्यूशन नहीं था बट टू टेक अप अ डिसीजन। ठीक है, बट टू टेक अप अ डिसीजन, और ये डिसीजन था आपका
टू अडॉप्ट द एलपीजी। ठीक है, तो इंडिया को क्या करना पड़ा, एक डिसीजन लेना पड़ा टू अडॉप्ट एलपीजी। ठीक है, एलपीजी में क्या था सर, क्योंकि बाहर के लोगों ने हमें हाँ बोला, हमें बोला कि देखो हम आपको लोन जरूर दे देंगे, बाहर के लोगों ने हमें बोला कि हम आपको लोन जरूर दे देंगे बट ऑन वन कंडीशन, आपको लोन जरूर दे देंगे बट ऑन वन कंडीशन कि आपको जो ये स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आप रखे हो रिगार्डिंग इंपोर्ट्स वगैरह, ये इतने रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज आप रखे हो, वो सबको आपको बंद करना पड़ेगा, वो सबको आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके साथ में आया आपका न्यू एलपीजी पॉलिसीज, जिसमें क्या था आपका कि बोला कि जो आपका इकोनॉमी है ना उसको आप खोल दो, बाहर के लोगों को इंडिया में इन्वेस्ट करने आने बोलो, जो आपका इंपोर्ट ड्यूटी इतना हाई रेट है उसको कम करो, स्टैंडर्डाइज करो, एक्सपोर्ट्स को थोड़ा इजी कर दो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा और पुश करो ताकि देश में और डेवलपमेंट हो, एंड दोज वेर नोन एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है, दोज वेर नोन एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है, करेक्ट, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। यहां तक अपन ने लास्ट क्लास में किया था, अगर आपको याद है आपको हल्का हल्का ये वाला पार्ट पूरा। ठीक है, इसके आगे भी हल्का हल्का किया था शायद हमने, याद है सबको ये वाला पार्ट, ये क्यों इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को अडॉप्ट किया, बताओ मेरे को। ठीक है, और लोन अमाउंट कितना था, इंडिया कितना लोन ले रहा था, $7 billion। ठीक है, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब अनाउंस हुआ था, जुलाई 1991। और नया पॉलिसी इनिशिएट किया जिसमें था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन। बोलो तो ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा मतलब कंटेंट में सबसे ज्यादा यही है, कंटेंट में सबसे हाई यही है, ये दोनों कंटेंट बहुत कम है। ठीक है, ये बहुत कम है। मेन आपका एल वाला जो मतलब आप देखोगे ना, बोला तो तीनों सेक्टर है एलपीजी, बट एल में पूरा पार्ट डाला हुआ है, मोटा मोटी आपको लगेगा कि ये तो थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन से भी लिंक करता है, वो भी पार्ट दिया हुआ है, मतलब एल में सारा कवर कर दिया लोगों ने, तो एल को बड़ा कर दिया है, बाकी पी और जी को तो छोटा छोटा कंटेंट डाल के आपको दे दिया। ठीक है, अब देखो क्या क्या है इसमें एलपीजी वाले पॉइंट में। सबसे पहला लिबरलाइजेशन। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या होता है, लिबरल करना, मतलब सुनो आप लोगों को ऐसे लिबरल का मतलब पता है या नहीं पता है, फ्री करना, फ्री, फ्रीडम। छूट देना सर। हाँ छूट देना बोल सकता है, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि आज से मैं थोड़ा लिबरल हो गया आपके साथ में, या मैं लिबरल रहा हूं आपके साथ में, तो मतलब क्या है, मैं उतना स्ट्रिक्ट नहीं हूं। प्रॉब्लम क्या था पता है क्या, पहले के जो पॉलिसीज रिलीज किए थे ना, जितने भी पॉलिसीज रिलीज किए थे 1950 के टाइम में, वो सारे के सारे पॉलिसीज जो थे आपके, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट थे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, मतलब ऐसे करना ही पड़ेगा अदरवाइज तुम काम नहीं कर सकते, ऐसे पॉलिसीज थे। हाँ नमन तुम बाद में ड्राइंग कर लेना भाई, ठीक है हम समझ गया तुम्हारे अंदर वो आर्टिस्ट्री है, बट ठीक, ठीक है अब सुनो। तो पहले जितने भी पॉलिसीज लेके आए थे, जितने भी पॉलिसीज लेके आए थे, सारे के सारे पॉलिसीज जो है, सारे के सारे पॉलिसीज जो है काफी स्ट्रिक्ट थे। जैसे आप देखो, आपको इंडस्ट्री खोलना है, पिछले चैप्टर को हल्का हल्का याद करो, आपको इंडस्ट्री खोलना है, यू हैव टू हैव अ लाइसेंस। ठीक है, बिना लाइसेंस का आप ना ही अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, ना ही अपना बिजनेस को नया खोल सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। जो जो गवर्नमेंट ने बोला उन्हीं सेक्टर्स में आप काम कर सकते हो, जिनमें गवर्नमेंट ने मना कर दिया आप उसमें नहीं काम कर सकते। प्राइवेट वालों को उतना भी एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा था, ये सारे पॉलिसीज प्रॉब्लमेटिक थे। ठीक है, तो लिबरल करना मतलब जो ये स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थे ना, उन स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को इजी कर दिया। प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या कर दिया पता है आपको, प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या कर दिया पता है क्या, आपके लिए और इजी कर दिया। ठीक है, और आप मुझे बता देखो, पहले मैं आपको बोलूंगा कि सोचो मैं आपको बोलूंगा कि तुम मेरे हिसाब से पढ़ो, ठीक है, तुम मेरा ही टेस्ट दो, हम तुमको ऐसे बोलेगा एकदम स्ट्रिक्टली तुमको बोला। ठीक है, और सेकंड में तुमको बोला कि सुनो कंपटीशन तुम्हारे सामने है, सबके सामने, ठीक है, आप अपना बेस्ट परफॉर्म करो एंड लेट अस सी हाउ डज द अदर परफॉर्म। तो अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अगर आपने अच्छा किया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके जो आसपास के सराउंडिंग्स होंगे ना, वो लोग भी अलर्ट हो जाएंगे, वो लोग भी लगेगा कि यार नहीं नहीं यार ये मेहनत कर रहा है तो अपने को भी मेहनत करना पड़ेगा, ये अगर कॉम्पिटिटिव होकर रखा है तो अपने को भी कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अपने को भी बेटर करना है और सबको अच्छा करना है, तो अगर ये कर रहा है तो अपने को भी करना पड़ेगा। यानी कि जहां आपको मैं बोलूंगा ना कि जैसे आपको करना है आप करो ना अपने हिसाब से, देखो तो अब क्या है, तो दिमाग लगाओगे, आप कोशिश करोगे, और कोशिश करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप जो है और ज्यादा मतलब बोलते हैं ना वैल्यू देने लग जाते हो चीजों को। ठीक है, तो अब क्या एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक सोचो एक बार के लिए, मैं बोला कि आपको बैंक जब जाओगे तो आप मेरे साथ बैंक चलो,
ठीक है, मैं बैंक में आपको लेके जाऊंगा, ये चीज आपको जो है मेरे हिसाब से सामने करवा दी आपको, तो आप एकदम चिल हो, एकदम रिलैक्स हो, ठीक है। पर जैसे मैंने आपको बोला कि सुनो, अब तुमको ना बैंक खुद जाना है, अब तुमको वो शॉप खुद जाना है, तो अब क्या होता है, आप काफी ज्यादा अलर्ट हो जाते हो, आप काफी ज्यादा ना कॉन्शियस हो जाते हो कि हाँ सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर दिमाग ज्यादा चलता है। तो ये सब रीजंस है, इसलिए फायदा है लिबरल करना चीजों को, कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट करने से भी जनरली डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ, मीन्स द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। बहुत ज्यादा पहले एंट्री था, आपको याद होगा 3 शेड्यूल्स में बटा हुआ था, ठीक है। शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज में क्या प्राइवेट सेक्टर एंटर कर पा रहे थे? नहीं शेड्यूल ए में नहीं कर पा रहे थे। शेड्यूल नहीं बी सर। में, शेड्यूल बी में सर थोड़ा हाँ, बहुत थोड़ा बहुत सा छूट था। थोड़ा बहुत छूट था, बट थोड़ा बहुत मतलब क्या है, फैसिलिटेट जो है थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर पा रहे थे, तो एक टाइप का पार्टनरशिप में। सॉर्ट ऑफ, हाँ। एंड शेड्यूल 3 जो था, ये शेड्यूल सी जो था, वो सारे इंडस्ट्रीज जो थे वो की ओपन थे प्राइवेट के लिए, ठीक है। तो यानी कि एंट्री रेस्ट्रिक्शन था, हर एक सेक्टर में वो एंटर नहीं कर पा रहे थे, तो बोलते कि भैया आप काफी सारे सेक्टर्स के लिए इंडिया बाकी लोगों को एंट्री करने के लिए ओपन करो, ठीक है। और जो ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस था ना कि इसके लिए भी ये करना पड़ेगा, आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, सब कुछ लेना पड़ेगा, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस को खत्म करने बोला, ठीक है। और इसका तरीका कैसे था आपका कि भैया जो गवर्नमेंट कंट्रोल है ना उसको रिड्यूस करो, ताकि प्राइवेट लोगों को ज्यादा फ्रीडम मिले और द इकोनॉमी जो है वो कॉम्पिटिटिव बने, ठीक है। अगर आप सब कुछ कंट्रोल करोगे तो अल्टीमेटली लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आप ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे कभी भी। अगर मैं आपको बंद के रखूं कि भैया देखो यही पढ़ना है आपको, यही 100 एमसीक्यू करना है, यही पढ़ के आगे एग्जाम में देना है, आप एग्जाम चले अच्छा कर लोगे, बट आगे जाके आपको फीलिंग ही नहीं आएगा कि क्या किया आपने। और वही अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने हिसाब से करो, ये रहा कंटेंट, अपने हिसाब से देखो, हाँ तो टाइम जरूर लगेगा, बट आप अच्छा करोगे और आपके सामने जो आसपास के लोग हैं ना वो कॉम्पिटिटिव भी ज्यादा हो जाएंगे, कौन ज्यादा बेटर कर सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली लिबरल होना एक अच्छा पॉलिसी है, ठीक है। क्यों किया था देखो, जिसको मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, सब कुछ ओपन करो, लोगों को एक बार मौका तो दो, ठीक है। आज तक सोचो, आप बोलोगे गवर्नमेंट एक तरीके से काम चला रहा है, आप मौका तो दो एक बार किसी और को चलाने के लिए, क्या पता वो बेटर चला ले। तो इट हेल्प्स टू अनलीश द व्हाट इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ अ कंट्री, ठीक है। और देखो ये मूव कंपटीशन लिखा होगा, उसको मोर कंपटीशन कर दो ना, इंट्रोड्यूस मोर कंपटीशन, ठीक है। इंट्रोड्यूस मोर कंपटीशन, कंपटीशन जैसे अगर देखो ऐसे कंपटीशन खराब चीज है, बट वैसे कंपटीशन अच्छी चीज है, क्योंकि कंपटीशन होने से आपका ट्रू पोटेंशियल जो है वो निकल जाता है, आपका ट्रू एफिशिएंसी जो है निकल जाता है, ठीक है। वो चीज अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन का यही फायदा है कि अगर आपको हेल्दी हेल्दी स्पिरिट में ले तो इट कैन एक्चुअली डू वंडर्स फॉर यू, इट कैन एक्चुअली डू थिंग्स गुड फॉर यू, ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट। तो लिबरलाइजेशन को क्या फोकस किया, देखो सिंपल सा बात है, देखो नंबर 1 क्या था, जो भी रेस्ट्रिक्शन था ना प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उनको खत्म करना है, जो भी ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस था उसको भी खत्म करना है। और कैसे करेगा ये चीज, गवर्नमेंट को बोला भैया सुनो, तुम थोड़ा रिलैक्स करो, तुम थोड़ा बैठो, और प्राइवेट वाला लोग को बोलो थोड़ा सा ज्यादा काम करे। इससे फायदा क्या हुआ, इसका पर्पस क्या था कि इंडिया का कंपटीशन सर ट्रू, हो गया। एग्जैक्टली कंपटीशन को इंक्रीज करना और इंडिया का ट्रू पोटेंशियल, ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल को निकालना, ठीक है। दैट वाज द मेजर थिंग, ठीक है। समझ में आया कि आप लोग को, बताओ मेरे को एक बार के लिए, क्लियर है ये वाला पार्ट, यहाँ हाँ तक भैया। यस इजी लग रहा है एकदम, ठीक है। अब देखो, यस सर। अब जो अलग अलग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया था ना लिबरलाइजेशन के अंदर में, जो अलग अलग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया था, ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको जिन्होंने पिछला चैप्टर जो है वो पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने पिछला चैप्टर अगर पढ़ा है अच्छे से, तो अब आपको बहुत इजी लगेगा ये सब पार्ट, क्योंकि आप लोग काफी कुछ चीज रिलेट कर पाओगे इससे, ठीक है। देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। सबसे पहले ना आप मेरे को बताओ, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ कि इंडस्ट्री में जितना भी पार्ट अपन ने पढ़ा उसमें इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या था, सब पिछले कुछ chapter में? गवर्नमेंट के पास करता था। सारे सारे इंडस्ट्री को लाइसेंस चाहिए होगा हाँ, चलाने के। लाइसेंसिंग सिस्टम था, फिर सब कुछ गवर्नमेंट कर रहा था, एक जन बोला, ठीक है। उसके बाद और कुछ, कुछ नया करना हो तो फिर लाइसेंस अप्रूवल करना पड़ेगा गवर्नमेंट से। एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम्स था ना उन प्रॉब्लम्स को ही सोल्यूशन लेके आया। बट मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से, जो एलपीजी पॉलिसीज आए थे, ठीक है, जो एलपीजी पॉलिसीज आए थे, क्या ये इंडिया की, मतलब बोलता ना इंडिया एकदम मन से चाह रहा था कि एलपीजी पॉलिसीज आए उस समय, क्या इंडिया चाहता था नहीं कि सर। नहीं, इंडिया नहीं वाज सर, नॉट नहीं रेडी। चला था। तो क्या जो पॉलिसी आया, विल इट फेवर इंडिया इन एवरी पॉसिबल वे? ना। नहीं। तो तो आपको लगेगा कि कुछ पॉलिसीज अच्छे हैं
जो कि उस पुराने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, और कुछ चीजों को आपको लगेगा कि क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ठीक है, देखो नंबर 1 रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम था, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम था, ठीक है, उसको क्या किया उन्होंने, ऑलमोस्ट हटा ही दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट अबॉलिश ही कर दिया। ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा है सर? क्योंकि सर ना आपको लाइसेंसेस चाहिए कोई नया सेटअप करने के लिए, ना एक्सपैंड या फिर ब्रॉडिफाई करने के लिए, एक्सेप्ट इन अ फ्यू थिंग्स। ठीक है, एक्सेप्ट इन फ्यू इंडस्ट्रीज जो उसमें अभी भी आपको लाइसेंस चाहिए, आप उसके अलावा बाकी चीजों में आपको कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। ठीक है, उन्होंने लाइसेंसेस को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। जैसे अभी के टाइम में क्या चाहिए होता है, जैसे अगर आपको अल्कोहल का बिजनेस खोलना है, अगर आपको मेडिकल का इंडस्ट्री खोलना है, ठीक है, आपको सोचो अगर टबाको या फिर इस टाइप से कुछ रिलेटेड खोलना है, तो ये सब चीजों के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में अगर आपको उसी में जाना है तो आपको लाइसेंस चाहिए होगा, उसके अलावा बाकी लाइसेंसेस आपको नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले जो प्रॉब्लम था। तो देखो चैप्टर नंबर 2 में प्रॉब्लम्स दिया हुआ है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, वो अपने डिस्कस भी किया कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम को क्या कर दिया, हटा ही दिया, ऑलमोस्ट हटा दिया। ठीक है, एक्सेप्ट अ फ्यू इंडस्ट्री, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए दरकार था। ठीक है, फिर नंबर 2 वाज कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा फेल हुआ, प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक। और पब्लिक के पास मैक्सिमम कंट्रोल था, तो बोला भैया कंट्रोल को क्या करो, वहां से करो कम और यहां से करो ज्यादा। ठीक है, यानी कि देखो आपके नए बुक में डेटा कुछ और दिया हुआ, एक बार देखो तो ये वाला पॉइंट का, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाले पॉइंट में कितना इंडस्ट्री से कितना इंडस्ट्रीज हो गया, मेरे को बताओ ना। 17 से 8। ठीक है, 17 इंडस्ट्री से 8 इंडस्ट्री। देखा जाए तो ये 3 इंडस्ट्री ही है वैसे देखा जाए तो, बट उसको क्या किया, ये तीनों इंडस्ट्री को ना ब्रेक कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, ब्रेक कर दिया। तो अभी नए बुक में आपका दिया हुआ, तो नया बुक के हिसाब से पढ़ो, बट यू नो व्हाट, आई विल जस्ट कंफर्म दिस। हाँ, एक बार के लिए मैं एनसीईआरटी का जो भी लेटेस्ट एडिशन है, मैं एक बार डेटा को कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा पता नहीं क्यों लग रहा है कि इशू हो सकता है, इसलिए मैं एक बार खाली इसको कंफर्म देखो, अगर आपको कभी भी डेटा से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कुछ भी होता है, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप जो है एनसीईआरटी का जो मेन बुक है ना, सॉफ्ट कॉपी में मिल जाता है, उसको फॉलो अप कर लो। वो भी एनसीईआरटी का एकदम लेटेस्ट एडिशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, उसको फॉलो करो बिंदास। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसको ही फॉलो करो डेटा के लिए, कोई और दूसरे बुक को रेफर मत करो फॉर डेटा। ठीक है, तो आप बोले 17 इंडस्ट्री से 8 इंडस्ट्रीज, एक बार के लिए ना हम लोग पुराना डेटा ही रखते हैं, बिकॉज हमको थोड़ा डाउट है इसमें। ठीक है, 17 इंडस्ट्री से कर दिया 3 इंडस्ट्रीज। ठीक है, वो 3 इंडस्ट्रीज क्या क्या था पता है आपको, 17 से कर दिया 3, वो 3 इंडस्ट्रीज क्या क्या था पता है आपका, जिसमें पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल अभी भी है। नंबर 1 वाज डिफेंस। ऑब्वियसली इंडिया का सिक्योरिटी जो है अभी तक प्राइवेटाइज नहीं हुआ है, धीरे धीरे शायद आगे जाके कर दे हल्का हल्का। ठीक है, प्राइवेटाइज हो गया सर थोड़ा। हाँ थोड़ा बहुत टाटा नहीं नहीं मतलब प्राइवेटाइज वैसे नहीं हुआ, अभी भी क्या है कि काम तो प्राइवेट सेक्टर करता ही है इससे रिलेटेड, बस अब क्या है, जैसे डीआरडीए जो है ना, डिफेंस रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज है, वो लोग के अंडर ही आपको करना पड़ेगा। मतलब आपने कुछ किया तो आपको डीआरडीए का ही, मतलब आप डीआरडीए को ही सप्लाई करेगा, या फिर डिफेंस के जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी एसोसिएटेड है उनको ही आप सप्लाई करोगे ज्यादातर, तो आपको उनके तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है मतलब। ठीक है, तो वैसे प्राइवेटाइज नहीं हुआ कि प्राइवेट लोग भी अपने हिसाब से डील कर सके, वो नहीं हुआ, बट हाँ मतलब धीरे धीरे देखो कर ही रहा है गवर्नमेंट, बहुत कुछ चीज प्राइवेटाइज किया ही है। ठीक है, तो डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। एटॉमिक एनर्जी जैसे न्यूक्लियर वेपन्स ये सब होता है आपका, आपको पता होगा, वो सब जो है सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवे धीरे धीरे आपको पता ही है कुछ कुछ पार्ट करके प्राइवेटाइज कर रहा है उन्हें। ठीक है, धीरे धीरे करके पार्ट करके आपको प्राइवेटाइज कर रहा है। तो आई थिंक इट्स अ मूव टुवर्ड्स मेकिंग रेलवेज प्राइवेटाइज। आई विल नॉट से कि रेलवेज कंप्लीटली प्राइवेटाइज होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्या लगता है रेलवेज प्राइवेटाइज पूरी तरह होंगे या नहीं होंगे, जस्ट आस्किंग नॉलेज के हिसाब से आपको। नहीं सर। ठीक है, कोई कोई लोग एक जन बोला नहीं, बाकी लोग नहीं होंगे। नहीं होगा। नहीं होगा। रीजन, अगर नहीं तो क्यों, एंड हाँ तो क्यों? सर किसी दूसरा कंट्री को सेल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। नहीं वैसे तो देखो प्राइवेट ट्रेन तो चल ही रहा है अभी, तो मैं बोलो कंप्लीट कंप्लीट इंडियन रेलवेज प्राइवेटाइज होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा पूरा। रीजन कोई सी होगा? सर कॉस्ट हाई चला जाएगा तो नॉर्मल आदमी लोग यूज नहीं कर पाएगा। वेरी गुड। तो गवर्नमेंट का सर्विस मोटिव होता है। एग्जैक्टली, फ्लाइट का जो रीजन है, फ्लाइट आज क्या है, फ्लाइट आज प्राइवेटाइज्ड है, ज्यादातर 95% प्राइवेटाइज्ड ही है। ठीक है, फ्लाइट्स, अब फ्लाइट्स में क्या सब लोग अफोर्ड कर पाते हैं? नहीं। नहीं। नहीं कर नहीं। पाते हैं।
बट ट्रेन मुझे बताओ, एक्सेप्ट जो एसी सेक्शन होता है क्योंकि जिस पे जीएसटी वगैरह भी लगता है, एसी सेक्शन के अलावा जो बाकी सेक्शंस होते हैं आप देखिए उसमें प्राइसेस क्या होता है. डू यू फील इट इज ऑनेस्टली अफोर्डेबल टू मतलब टू फ्लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट दैट कॉस्ट? पॉसिबल नहीं है. बट प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, जो लोग आपको पता होना चाहिए, जो लोग जो है वो लोग उस टिकट को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. एक आप लोग से एक जनरल क्वेश्चन ऐसे पूछने वाला था मैं, ठीक है. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेटा. एक सेकंड होल्ड करो, मैं एक सेकंड देखता हूँ अगर है तो. हाँ, मेरा एक क्वेश्चन आप लोग से है, ठीक है, कि व्हाट डू यू फील, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया, परसेंटेज में बता दो जैसे भी बताना, हाउ मेनी पीपल यू थिंक अर्न मोर देन 50,000 rupees per month in India? कितना? बोलो बोलो. 70%. 70%, 70. बोलो बोलो. Sir, less than 5% maybe. ओके, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया. कोई 70% बोल रहा है, कोई 5% बोल रहा है. भैया 10%. 10%. और ऐसे मतलब एक फैक्ट बता रहा हूँ, किसी को जानना है मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ. आई विल नॉट वाउच ऑन द डेटा प्रॉपर्ली बट आई कैन गिव यू द डेटा, एग्जैक्ट डेटा, मतलब जो मैं ढूंढ के अच्छे से, क्योंकि अभी मेरे को एग्जैक्ट वो मिल रहा नहीं है, बट मतलब बिना ढूंढे बोला क्योंकि मैंने तो निकाला था, बट मेरे को जानना था कि जो मैं फिगर सोच रहा हूँ 30 to 40. 30 to 40%. ओके. और इज इट So 1% more, less than 1%. लेस देन 1%? ठीक है. ओके. बहुत ज्यादा वेरिएशंस आया है. The honest Yeah, answer, 1%. the honest answer 2%. is, the honest answer is around 1.6%, but that is of 2018. और जिस हिसाब से अभी 2 साल का पैंडेमिक आया है, I feel it has become less than 1.6% to be very honest. So maybe it is just around मतलब अगर मैं डेटा के बारे में बात करूं, in if I read the latest, not exactly latest, it's too old. है ना, ये भी बहुत काफी पुराना डेटा है. अगर आप थोड़ा डेटा पता करोगे तो इट्स अराउंड 1.6% और 1.5% मान लो, ठीक है, या फिर 1% ही आप बोल लो, ठीक है. डेटा को पीपल अर्न मोर देन ₹50,000 पर मंथ, ठीक है. तो अब अगर हम लोग थोड़ा सा स्केप्टिकल होके अगर बोले कि नहीं भैया इतना नहीं होगा, अगर हम लोग 5 से 6% भी मान ले, जो कि है ही नहीं, बट अगर मान भी ले 5% मान लेता हूँ मैं, 5% पीपल अर्न, ठीक है, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बट 5% भी अगर मान ले तो सोचो 95% पीपल हैव एन अर्निंग बिलो दैट. इनफैक्ट अगर 30,000 रुपीज पर मंथ भी मैं ढूंढूं ना एक बार के लिए, 30,000 रुपीज, चलो एक बार 30 देखते हैं तो वो कितना आ रहा है. एक डेटा लिखा हुआ है 57% ऑफ रेगुलर इंडियन एम्प्लॉइज अर्न लेस देन 10,000 रुपीज पर मंथ. 57% लोग तो आपका 10,000 से नीचे कमाते हैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली हम लोग देखे जाएगा ब्रेक करें तो शायद तक मेरे हिसाब से 10% या 12% होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, जो कि 30,000 से ऊपर कमाते हैं. द पॉइंट इज कि रैशनलाइज करने के लिए, मतलब जगह को रैशनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू कम इन, ठीक है. तो अगर आप फ्यूचर में, एंड इफ योर फैमिली इज अर्निंग मोर देन दैट अमाउंट दैट आई एम सेइंग, ऑब्वियसली व्हिच
माइट बी द फैक्ट। तो आप समझ जाना कि आप इंडिया के वो पॉपुलेशन का पार्ट हो, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सेक्रेड है, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि जब इतना डेंस पॉपुलेशन में और इतना हाई अमाउंट ऑफ इनकम लेवल, जब डिस्पैरिटी है, इतना चेंज है, इतना कम है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जो है स्टेप इन करना ही पड़ेगा बीच में, अदरवाइज काम नहीं होगा। दैट इज व्हाई आई आल्सो डोंट थिंक सो कि जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है वो कभी भी प्राइवेटाइज होगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ जाए, प्राइवेट लोग सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट करें, जैसे बीएसएनएल है, अभी भी रिलायंस आ गया, जियो आ गया, वो लोग काफी टेक ओवर कर लेगा, बट बीएसएनएल अभी भी है, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही रेलवे का भी रहेगा कि इंडियन रेलवेज रहेगा, साथ में कई सारे प्राइवेट लोग को शायद अलाउ कर दे कि वो लोग अपना अपना रेलवे ट्रेन जो है वो चला सकते हैं। दैट कैन बी डन, बट एंटायरली प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला चीज क्या किया उन्होंने, जो लाइसेंसिंग सिस्टम था पिछले बार का, ठीक है, उसको ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया, मतलब कि ऑलमोस्ट हटा ही दिया, एक्सेप्ट अ फ्यू इंडस्ट्रीज। फिर नंबर 2 क्या किया उन्होंने, पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको क्या कर दिया उन्होंने, डिक्रीज कर दिया। नंबर 3 देखो, मैंने बोला ना हर चीज अच्छा हो जरूरी नहीं है। नंबर 3 देखो, डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआईज। आपको याद है एसएसआईज का, मुझे बताओ क्या था डेफिनेशन, याद है किसी को? कि एक इंसान, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहला बात तो इसका डेफिनेशन जो है, पहले जो इसका फुल जो आपका एब्रीविएशन का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग के लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है एसएसआईज, ये एक कोई भी इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री को अपन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कब बोलते हैं? जब 10 लाख से कम हो। 10 लाख या 5 लाख? 5 लाख 5 5 लाख लाख सर। 5 लाख से। तो जब आपका क्या चीज कम होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख से कम है तब उसको हम लोग बोलेंगे एसएसआईज। अब ऑब्वियसली ये लिमिट बढ़ गया है, ठीक है, आपको बुक के साथ 1 करोड़ दिया हुआ होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो एक एसएसआई का आप बना सकते हो। अब एसएसआई को काफी सारे बेनिफिट्स मिलते थे, एक तो कि काफी सारे सब्सिडीज वगैरह मिलते थे इन्हें, ठीक है, लोन्स वगैरह जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलते थे। और सबसे मस्त चीज क्या था एसएसआई के लिए पता है? कि कुछ गुड्स का प्रोडक्शन जो था वो रिजर्व था एसएसआई के लिए, मतलब कि खाली एसएसआई ही इसको प्रोड्यूस करेगा, उसके अलावा बाकी इंडस्ट्री प्रोड्यूस ही नहीं करेगा इसको। ये सिस्टम में चल रहा था, ठीक है। अच्छा था बिकॉज स्मॉल इंडस्ट्रीज बढ़ रहे थे, और स्मॉल इंडस्ट्रीज बढ़ने का इंडिया में इसलिए फायदा है, ठीक है, कि भैया इंडिया में अगर एसएसआईज बढ़ेंगे तो वो लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो लोग मशीन्स कम यूज करेंगे, लेबर ज्यादा यूज करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। ऑटोमेशन इज गुड फॉर अ कंट्री विच हैज लेसर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, जैसे यूएस हो गया या बाकी कंट्रीज हो गया, इजराइल हो गया, ऐसे सारे कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है, तो उनके लिए अच्छा है ऑटोमेशन। अपने जैसा कंट्री जिसमें ऑलरेडी बहुत लोग हैं काम करने के लिए, वो लोग के लिए ऑटोमेशन इज नॉट अ बिग सोल्यूशन। तो एसएसआई इसलिए अच्छा है क्योंकि अभी एसएसआई को अपन एमएसएमई भी बोलता है, आपने सुना होगा किसी ने एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, मतलब उसको रीब्रांडिंग करके एमएसएमई इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो एसएसआईज जो है वो अच्छे थे, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट भी कम था, वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे थे। बट मुझे बताओ क्या एलपीजी या नया इकोनॉमिक पॉलिसी सब कुछ हमारे फेवर में था? नहीं था। तो उन्होंने भी यही किया, देखो, डी रिजर्वेशन अंडर एसएसआईज, यानी कि जो एसएसआईज को पावर दिया गया था जो कि कुछ गुड्स रिजर्व रहेंगे एसएसआईज के लिए, अब वो रिजर्व नहीं है। ऐसा नहीं कि एसएसआई ही बंद कर दिया, ये नहीं है, बट क्या किया पता है, जो रिजर्वेशन था ना कुछ प्रोडक्ट्स का, उसको हटा दिया। अब इन जनरल कोई भी इंडस्ट्री, छोटा बड़ा कोई भी इंडस्ट्री जो है उन गुड्स को प्रोड्यूस कर सकेगा, ठीक है। और इसका लिमिट जो है उसको भी एनहांस करके कितना कर दिया आज, अब थोड़ा ज्यादा कर दिया, और बट कितना है अब, उस समय कितना कर दिया, 1 करोड़ रुपया कर दिया मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जो कि 5 लाख था, तो कितना कर दिया इंक्रीज करके 1 करोड़। मुझे बताओ ये 3 पॉइंट समझ में आया आप लोग को? बताओ मेरे को, ये तीनों पॉइंट आपका पढ़ा हुआ है या नहीं, मुझे बताओ। जब अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, तो अपन जो इंडस्ट्री वाला पार्ट पढ़ा उसमें पढ़ा ही ये 3 चीज था, एक लाइसेंसिंग सिस्टम, लाइसेंस राज जिसको बोलते हैं, लाइसेंस राज, ठीक है, लाइसेंसिंग पढ़ा था। फिर रिजर्वेशन वाला पढ़ा था, किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए, कि उन्होंने शेड्यूल्स पे डिवाइड कर दिया था। और एसएसआई, और ये तीनों पॉइंट जो है 1 2 3, ये तीनों का तीनों इसमें कवर्ड हो गया। करेक्ट? करेक्ट? सही है? यस हाँ भैया। ये हो गया आपका। अब लास्ट एक पॉइंट देखो, हाँ, इसको बोलता है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है। ये सुनो क्या होता है, देखो,
एक मोनोपोलीज ना एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके कई सारे रीजंस थे। ये एक्ट था एक एमआरटीपी एक्ट बोल के, ठीक है। पहला बात तो ये आप लोग के लिए फुल फॉर्म ही इजी इंपॉर्टेंट होगा, एमआरटीपी एक्ट, एमसीक्यू, ठीक है। एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी बोले तो मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज। अब सुनो, पहले क्या था ना, दो इंडस्ट्रीज को अगर आपस में अमालगमेट करना, मतलब कि अगर आपस में मर्ज करना है, दो इंडस्ट्रीज को अगर आपस में मर्ज करना है, एक्सपैंड करना है, ठीक है। अमालगमेट मतलब कि दोनों कंपनीज को मिलना, ठीक है। तो अगर ये करना था ना तो बहुत प्रोसीड्यूरल प्रॉब्लम्स था। मतलब इंडिया में अमालगमेशन करना या मर्जर करना वाज अ हेडेक। इतना डॉक्यूमेंटेशन, इतना अप्रूवल सिस्टम, आप इसको पूछो उसको पूछो, मतलब हेडेक वाला प्रोसेस था एक। जैसे ही, और ये लोगों को पता था। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब वर्ल्ड बैंक ने ना या फिर आईएमएफ ने जब इंडिया का लोन दिया ना, तो उनका इंटेंशन ये तो था ही थोड़ा बहुत कि लोन दे देगा, पर उनका माथा में ये इंटेंशन था कि बाकी बाहर के जो इंडस्ट्रीज थे ना वो भी इंडिया में आएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फेवर किसको करेंगे वो लोग, फेवर किसको करेंगे बताओ? हमें हमें करेंगे या उन्हें करेंगे? उन्हें करेंगे ना, बाहर नहीं के करेगा। उन्हें करेंगे। तो भैया अब उनको पता है कि अगर बाहर के इंडस्ट्री को इंडिया में इन्वेस्ट करना है या इंडिया में कंपनीज खोलना है या मर्ज करना है, तो भैया बाहर की कंपनीज को तो इंडिया के कुछ कंपनी से मर्ज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सेटअप करना पड़ेगा, नहीं तो एक्सपैंड करना पड़ेगा। अब अगर ये प्रोसीडियर खराब है, ये प्रोसीडियर अगर मुश्किल वाला है, प्रॉब्लमेटिक है, पहले मैं बता रहा हूँ, ये 1991 के पॉलिसीज के पहले इंडिया में बाहर का इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था बिकॉज इन्वेस्ट इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करना बाहर से वाज अ हेडेक वाला काम। मतलब कि आप बोलते ना वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पे चलते रहो, लाइन पे लगा दो, वो बोलेगा ए टू काउंटर। कोई एसबीआई गया? एसबीआई, कोई एसबीआई गया? हाँ सर। एसबीआई में कैसा फीलिंग आता है आपको? मतलब जब आप कभी मेरे, हम जैसे कभी कागज लेके जाते हैं ना एसबीआई वाला लोग के पास में कि सर ये थोड़ा सा, वो हमको ऐसे देखता है जैसे कि मतलब कि क्यों, तुम क्यों जिंदा क्यों है? फिर चश्मा पहनता है कि पहले तुमको दिख गया था, फिर चश्मा क्यों पहना? और तुमको दिखता नहीं था, तुम क्या देख रहा था अभी तक? चश्मा पहन के देखेगा ऐसे। अब भाई रुका हुआ होगा कि वही आदमी सही होगा, ए टू काउंटर होगा। तो तुम इधर इधर टाइम पास क्या कर रहा था बैठ के देख के? तो अब ऐसा अगर पॉलिसी में काम चलेगा, तुम सोचो अब तो तुम्हारा चलो छोटा सा काम होगा बोल के तुम्हारा काम हो गया, बट बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंटेशन लेने आया, वो बोलते इसके पास जाओ, बोले उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, ऐसे करो ये करो, इट इज हेडेक वाला काम, ठीक है। और अप्रूवल मिलने का बहुत मुश्किल था, इसलिए इंडिया में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। बिकॉज मतलब ऐसा था ना कि पहले ऐसा सिस्टम था कि, और अब तो बहुत डायरेक्शन चेंज कर दिया है, आई विल से द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने ये चीज अच्छा किया है कि मतलब अगर आप आते हो, आप इंडस्ट्री खोलते हो ना, आप कुछ ना कुछ तो भूलोगे ही भूलोगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करोगे करोगे, और अल्टीमेटली वापस पैसे दो। इसलिए कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए ये एमआरटीपी एक्ट आया। एमआरटीपी एक्ट से क्या किया पता है क्या? ये पॉलिसीज, ये प्रोसीडियर्स जो है ना, अमालगमेशन, मर्जर करना, एक्सपांशन करना, ये सारे इजी कर दिया बड़े बड़े कंपनी के लिए, ठीक है। ये सारे इजी कर दिया, और मोटा मोटी जितने प्रायर अप्रूवल्स चाहिए थे ना, उन सबको एलिमिनेट भी कर दिया, उनको हटा दिया। तो ये एक्ट की वजह से ये फायदा हुआ, ठीक है। ये एक्ट से ये फायदा हुआ कि जो बाहर की कंपनीज को जो प्रॉब्लम था ना सबसे बड़ा, कि अभी आएंगे फिर दिक्कत करेगा, अप्रूवल वगैरह का दिक्कत करेगा, वो सारे अप्रूवल्स को क्या कर दिया, हटा दिया, रिड्यूस कर दिया। इसमें हमारा भी अच्छा था, बट ज्यादा बेनिफिट किसका था? बाहर के कंपनीज का था। तो इंडस्ट्री में देखा जाए, इंडस्ट्री में देखा जाए तो 4 पॉइंट्स है। इंडस्ट्री में देखा जाए तो 4 पॉइंट्स है आपके। पहला 3 तो जो प्रॉब्लम पहले से आपको लग रहा था, जो चैप्टर नंबर 2 में आप लोग पढ़ा, वही तीनों प्रॉब्लम्स को ठीक कर दिया यहाँ पे। और चौथा क्या कर दिया, एक नया चीज लेके आया, एमआरटीपी एक्ट, यानी कि मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस वाला एक्ट, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट सुनो क्या लिखा हुआ। पहला हम लोग पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आया। नंबर 2 जो है वो है कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए। नंबर 1, पहले क्या था ना भैया, आरबीआई जो था ना, आरबीआई बंदे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई ना मतलब कि हर चीज कंट्रोल करता था, मतलब हर चीज, मतलब तुम लोन किसको दे रहा है, क्यों दिया, उसको पैसा आया या नहीं आया, कैसे गया, क्या गया, वो किया, ये किया। अब अगर तुमको मुझे बताओ, हम तुमको एनी टाइम अगर इल्ली करता रहेगा, तुम पढ़ा या नहीं पढ़ा, तुम पढ़ता क्यों नहीं है, तुम ऐसे क्यों नहीं करता, तुम वो क्यों नहीं पढ़ा, तुम क्या पढ़ रहा है अभी, तुम इसको क्यों नहीं कर रहा, तुम मेरा बात क्यों नहीं सुनता, तुमको गाली पे गाली दे रहा है और तुमको कुछ भी खुद से करने नहीं दे रहा है, तुम मुझे बताओ तुम्हारा ग्रोथ हो पाया क्या?
पॉसिबल है? नहीं सर। पॉसिबल ही नहीं है सर, ठीक है, ग्रोथ होना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपको देख सकता हूँ ऐसे करके, मतलब कि हाँ देख रहा हूँ कि आप कैसा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। जहां मुझे लगेगा कि आपने थोड़ा कुछ गड़बड़ किया या आपको कुछ इश्यू हो रहा है, वहां में अगर आपको अगर हेल्प कर दूं तो वो बेटर रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे पता। हाँ, बेटर रहेगा। तो यही चीज आरबीआई ने किया। पहले ना आरबीआई कंट्रोलर था, एक रेगुलेटर था, वो रेगुलेट करता था, वो कंट्रोल करता था सारे बैंक्स को कि तुमने कितना लोन दिया, कैसे दिया, कहां से दिया, क्या किया, वो किया, पैसा दिया या नहीं दिया, उसको क्यों लोन दिया, इसको क्यों नहीं दिया, ये सारा रेगुलेट करता था। अब इससे क्या था, बैंक्स के पास ना, बैंक्स के पास ऐसा कोई पावर ही नहीं था, कोई पावर नहीं था, उसका खुद का कोई डिसीजन ही नहीं देता था, क्योंकि मतलब और सोचो हर एक डिसीजन के लिए, सोचो अगर तुम हर एक डिसीजन के लिए हमको पूछेगा तो तुम बताओ वो अप्रूवल जो है देरी से आएगा जल्दी आएगा? देर से आएगा। देरी से आएगा। बैंक को कोई लोन देना है वो आरबीआई को पूछेगा, आरबीआई का वेट करे, और उसमें फोन वोन नहीं था कि ब्रो लोन दे दे क्या, ऐसा भी सिस्टम नहीं था। आप पहले मेल भेजो या फिर आप पहले फैक्स भेजो और फिर उसके बाद वो लोग रिप्लाई करेगा बैठ के काफी दिनों बाद में, 2-3 दिनों बाद में, फिर उसको बताएगा आप कैसे दे सकते हो, लॉन्ग प्रोसेस। अब क्या क्या जरूरी था, ठीक, जरूरी था, ठीक है, कि आप अपना रोल को कम करें। देखो कभी कभी शुरू शुरू में जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब कोई एमएसडी फैन है यहाँ पे? अगर कोई नहीं है तो भाई पता नहीं, कोई एमएसडी फैन है बताओ? एमएसडी तो पता है ना, वो वाला एमएसडी का हाँ बात भैया, कर। हाँ भैया। थैंक यू। तो एमएसडी का क्या किया, देखो एमएसडी पहले कैप्टनसी में था, ठीक है, फिर कैप्टनसी ड्रॉप किया, वो अपना विराट कोहली को दिया। पहले वो क्या किया, महेंद्र सिंह धोनी देखने लग गया कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो महेंद्र सिंह धोनी पहले सब कुछ कंट्रोल करता था, सब कुछ करता था, टीम करता था। फिर धीरे धीरे क्या किया, अपने आप को स्टेप डाउन किया, अपने आप को स्टेप डाउन किया, विराट कोहली को कैप्टन बनाया, उसको आगे बढ़ाया, उसको काम करने दिया, बोला तू कर, तू टीम चला बढ़िया से। और उसके पीछे अगर कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो कौन है पीछे खड़ा? एमएसडी खड़ा है, ठीक है। डिसीजन मेनली कौन ले रहा था वहां पे? विराट कोहली, क्योंकि वो कैप्टन है, ठीक है। तो वही बैंक वाला लोगों को भी किया, पीछे से फैसिलिटेट कर रहा है वो लोगों को कि भैया रिजर्व बैंक पीछे से देख रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ इश्यू हुआ, कुछ रेगुलेट करना है, कुछ बताना है कि तूने गलत किया है, उसके लिए खाली खड़ा है। बाकी पावर किसको दे दिया ज्यादातर? जो कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, जो बाकी बैंक्स था, जो कमर्शियल बैंक्स था, उनको पावर दे दिया। इस तरीके से क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रोल है ना, वो स्विच हो गया फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। समझ में आया? अब देखो कॉमेडी बात सुनो, आज के डेट में इंडिया में कितने प्राइवेट बैंक्स है? किसी को आइडिया, नाम पता है किसी को प्राइवेट बैंक्स के इंडिया में? सर एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, फिर एचएस बैंक, हाँ एचएसबीसी, एच- फिर कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एक्सिस बैंक, सेंट्रल, सेंट्रल नहीं है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोल रहा हूँ मैं। इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक। कितना बैंक्स हो गया सोचो, काफी बैंक्स अभी हम लोग को अभी मतलब वर्बली आ गया अपना, ठीक है। अब द फनी पार्ट इज कि आप सोचो कि 1991 तक इंडिया में एक भी प्राइवेट बैंक नहीं था। 1991 was the year when we had our first private bank. So it was the time when the first private banks were coming, because आपको याद है जो इंडस्ट्रीज थे जो कि ब्लॉक था, 17 इंडस्ट्री जिसमें प्राइवेट बैंक घुस नहीं सकते, याद है आपको? उनमें से बैंकिंग सेक्टर जो था वो भी पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट के पास ही था। तो देखो फर्स्ट टाइम क्या आया आपका, प्राइवेट बैंक्स जो है वो ओरिजिन हुआ उनका, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ भैया। अब देखो हाँ भैया। एक और बात देखो, हाँ ये एक मतलब पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने कि आरबीआई का जो रोल था ना वो किससे किससे से स्विच हो गया, फ्रॉम अ रेगुलेटर टू व्हाट, टू अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर, ठीक है। फिर नंबर 2 क्या हुआ, प्राइवेट बैंक्स फर्स्ट टाइम आया, ठीक है। अब एक बात सुनो, ठीक है, यहाँ एक लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी कि 51% का जो लिमिट है वो इंक्रीज हो गया। बट उसके पहले मेरी बात सुनो, ठीक है, सुनो। अगर देखो कोई कंपनी होता है ना, से ए, और एक कंपनी है बी, ए ना अगर बी में 50% से नीचे, तो जो अगर कंपनी ए है, कंपनी बी का 50% से नीचे अगर शेयर कैपिटल ना, आपने सुना होगा शेयर्स, अगर होल्ड करता है, ठीक है, तो ए के पास पावर है, बट ना एक बोलते हैं ना अल्टीमेट पावर, ए जो है वो बी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कि अगर कंपनी ए के पास में
50% से ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करता है, शेयर्स होल्ड करता है मतलब किसका, बी का, ठीक है, अगर शेयर्स होल्ड करता है बी का, तभी हम लोग बोल सकते हैं उसके पास पावर है। कि ए के पास पावर है। पावर मतलब बहुत कुछ चीज जो है ए कंट्रोल कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये 50% का लिमिट क्यों बनाया हुआ है, दिमाग में आया किसी का, ये 50% क्यों, किसी को मन में जानना है? सर क्योंकि ये आधा से ज्यादा है। वाह क्या बात बोला, बट कुछ तो लॉजिक होगा ना इसके, 50 आधे से ज्यादा होने से क्या हो गया, मतलब कुछ तो लॉजिक होगा। तो शेयर्स बेच सकता है। शेयर्स ना, देखो पॉइंट ये सुनो, देखो अब कंपनी जो है, सर इसके पास कंपनी सबसे ज्यादा शेयर्स है। ठीक है सुनो, एक कंपनी जो होता है ना, आपको पता है कंपनी जो है उसको चलाता कौन है, उसके ओनर्स कौन है, कंपनी के ओनर्स कौन है, मुझे बता दो एक बार के लिए। शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स है, बट कंपनी को चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट बोल सकता है, बीओडी जिसको बोलता है बहुत प्यार से, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है किसका, शेयर होल्डर्स अपना। सोचो अगर मैं रिलायंस में शेयर होल्ड करके रखा हूं तो मैं क्या हूं, उसका शेयर होल्डर हूं, मैं कहीं ना कहीं उसका ओनर भी हूं, ठीक है। बट आप मुझे बताओ क्या मैं उस कंपनी को चला रहा हूं, नहीं चला रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि कुछ कुछ, अब देखो मुझे बताओ, कंपनी अलग है और शेयर होल्डर अलग है, ठीक है। आज मैं जाके ऐसे नहीं बोल सकता कि अरे तुम क्या चला रहे रिलायंस को, तुम हम चलाएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, कंपनी को चलाने के लिए अपन ने इलेक्ट किया है किसको, एक प्रॉपर बीओडी को, ठीक है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट को, तो अपन इलेक्ट किया है, ठीक है। बट मुझे बताओ कंपनी में अगर कुछ भी डिसीजंस लेना होगा, ठीक है, और सब कुछ अगर बीओडी ले तो क्या वो फेयर है, सारा डिसीजंस अगर बीओडी ले तो क्या वो नहीं फेयर है, नहीं फेयर नहीं है, क्योंकि कंपनी किसका है, अपड़ो कंपनी है ना, क्या है, किसको कंपनी है, अपड़ो कंपनी, ठीक है। तो अगर अपना कंपनी है और अपने से कोई पूछे ही नहीं तो गलत है या नहीं, मुझे बताओ। हाँ गलत है भैया, बिल्कुल गलत है, कैसे गलत नहीं है भैया, सही बात है। तो अब अगर कभी भी ना, कभी भी कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है ना, कभी भी कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है तो कंपनी को ना रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, क्या पास करना पड़ता है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब हो गया वोटिंग, वोट पास कराना पड़ता है, ठीक है। और कोई भी बेसिक चीजों को मतलब जैसे अभी सोचो एग्जांपल, बैंक को, कंपनी को एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस में एंटर करना है, या कंपनी कुछ डिसीजन लेने का सोच रहा है, या कंपनी को चेंजेस लेके आने का कोशिश कर रहा है, तो कंपनी को जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है ना कोई भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, दैट इज 50%, दैट इज कितना, 50%, ठीक है। तो 50% एटलीस्ट, ठीक है, कोई भी कंपनी को चाहिए होता है और उनके शेयर होल्डर से वोट, कि भैया हाँ ठीक है हम मंजूरी देते हैं आपको कि आप जो है आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है, आप आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दैट्स द क्राइटेरिया जो कि आपको रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करना पड़ता है। अब आप बोलोगे भैया जैसे आजकल तो हमारे पास में ई फॉर्म का शेयर्स रहता है, राइट, आजकल कहाँ फिजिकल रहता है, और हमारे लिए जैसे रिलायंस है, रिलायंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बॉम्बे। बॉम्बे में, मुंबई, बॉम्बे में है। अब हम आप कैसे वोट करें, तो आजकल क्या होता है जूम के थ्रू, इस के थ्रू आपके पास जैसे मेल आ जाता है कि आप कैसे आप करें। और मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक शेयर होल्डर को, हर एक, अगर आपने एक शेयर भी होल्ड किया ना, आपके पास राइट है वोट करने का, आपके पास राइट है वोट करने का, और आपको भेजना ही पड़ेगा उनको नोटिस जो है, मतलब जो भी आपका नोटिस जो है वो आपको भेजना ही पड़ेगा कि हम लोग जो है एक एजीएम यानी कि एक मतलब मीटिंग रख रहे हैं जहाँ पे कुछ कुछ चीजें डिस्कस करना है और हमें वहां पे आपका प्रेजेंस चाहिए, ठीक है, ताकि डिस्कस करने के लिए। तो यानी कि कोई भी कंपनी को अगर कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, तो मिनिमम कितना जन का सपोर्ट होना चाहिए, 50% ज्यादा। अब मेरे को तुमको समझ में आ रहा है यहाँ पे 50% क्यों एटलीस्ट, बात समझ में आ रहा है। हाँ भाई, तो यानी कि अगर कुछ भी डिसीजन अगर लेना होगा तो एटलीस्ट ए के पास पावर होगा कि वो डिसीजन ले सके। दैट इज व्हाई कोई भी कंपनी में अच्छा खासा कंट्रोल होल्ड करने के लिए आपको एटलीस्ट 50% से ज्यादा कंपनी में होल्ड करना पड़ता है। 50% ज्यादा हो सकता है, 50% से ज्यादा हो सकता है, जरूरी नहीं कि 50 ही हो, 50 से ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन 50 मतलब एक्चुअली नॉट इवन 50, 51 से। अब अगर आपने 50% से ऊपर, फॉर एग्जांपल सोचो
इस केस में कंपनी ए जो है कंपनी बी में 60% शेयर्स होल्ड करके रखा है, तो कंपनी ए माना जाएगा होल्डिंग कंपनी, क्या माना जाएगा? होल्डिंग कंपनी, और बी माना जाएगा उसका सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, समझ में आया आपका? तो अगर कंपनी ए जो है वो बी में 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करता है, तो ए क्या माना जाएगा? होल्डिंग कंपनी, और बी क्या माना जाएगा? सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वर्ड सजेस्ट करेगा, होल्ड, होल्ड करता है अच्छा खासा पावर, किसके ऊपर? बी के ऊपर। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? समझ में आया क्या? हाँ। तो पहले जो था ना, पहले प्रॉब्लम ये था पहले कि गवर्नमेंट जो था, जितने भी बाहर के कंपनीज थे ना, उनको बोले थे भैया आपको इन्वेस्ट करना, आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, ठीक है, आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, आप इन्वेस्ट करो, बट आप 50% तक इन्वेस्ट कर लो, ठीक है, आप 50% से ऊपर मत इन्वेस्ट करो। प्रॉब्लम क्या पता क्या? 50% तक अगर आपने इन्वेस्ट किया तो क्या आपके पास कंट्रोल आएगा क्या कहीं से भी? नहीं आएगा। और मुझे बताओ, बाहर कोई कंपनी XYZ, कोई कंपनी बाहर का, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है और उसके पास अगर श्योरिटी नहीं है कि भैया हम उस कंपनी में कंट्रोल रखता ही नहीं रखता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया उन्होंने, ये हमेशा कांस्टेंट डर रहेगा वो लोग का। इसीलिए गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि जब तक हम लोग वो लिमिट को 51% तक नहीं करता है, तब तक बाहर की कंपनीज जो है इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे अच्छे से। इसीलिए उन्होंने क्या किया, लिमिट जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का उसको इंक्रीज कर दिया, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में तो पहले से लिमिट को 51% कर दिया था उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद में जो बैंक्स था, जिसमें बैंक्स, एक बैंक ऐसा सेक्टर था जिसमें गवर्नमेंट 51% नहीं कर रहा था, उस बैंक्स का जो सेक्टर था ना, उसमें भी 51% लिमिट सेट कर दिया। किसी किसी में 100% भी है, ऐसा नहीं कि 51% ही होगा, 100% भी है, किसी किसी में ऐसा भी है कि 100% FDI अलाउड है। अब आप लोगों को FDI का मतलब पता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? याद है आप लोगों किसी को FDI? मैं डिस्कस करता है FDI और FII, ठीक है ना? FDI तो किसी किसी में 100% भी अलाउड है, किसी किसी में 51% है, किसी किसी में आज भी 49% ही है, ठीक है। बैंक्स में पहले 49 था, उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया? 51%। मतलब कि अब बाहर के लोग जो है, इंडियन बैंक अगर कोई बनाता है तो उसमें अच्छा खासा कंट्रोल कर सकता है। इसका एग्जांपल है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सुना है आपने? सिटी बैंक सुना होगा किसी ने? सिटी बैंक, यस सर। ये सब सारे एग्जांपल्स है आपके उसके, ठीक है। तो 51% जो है वो बाहर की कंपनीज जो है होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गए, ठीक है। और जो पहले प्रॉब्लम था ना कि यार कभी भी बैंक्स वगैरह को अगर एक्सपैंड करना है तो सारा अप्रूवल्स लो, ये लो RBI से, जैसे इसमें प्रॉब्लम था ना, इंडस्ट्रीज में कुछ भी लेना है तो इतना झमेला, इतना मगज मारे, इसलिए MRTP एक्ट आया। वैसे इसमें भी क्या किया, प्रोसेस जो था ना एक्सपेंशन का बैंक्स को, कि आपको मल्टीपल ब्रांचेस खोलना है, आपको एक ही जगह में बहुत सारा ब्रांचेस खोलना है, क्योंकि बैंक्स चीज ही ऐसा है, बहुत सारे ब्रांचेस खुलते हैं एक ही सिटी में, एक ही सिटी में कई सारे ब्रांचेस होते हैं। तो वो सारे एक्सपेंशन प्रोसेस को क्या कर दिया उन्होंने, बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया और बहुत ज्यादा इजी भी कर दिया, ठीक है। तो देयर वाज एन ईज इन द एक्सपेंशन प्रोसेस ऑफ द बैंक्स। समझ में आया क्या आप लोग को? मुझे को बताओ ना प्लीज, समझ में आया क्या ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है, हाँ। हाँ भैया। दो अभी तक अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है, दो अपन ने अभी तक डिस्कस किया है। एक डिस्कस किया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और एक किया अपन ने बैंकिंग सेक्टर या फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। उसमें क्या था आपका कि RBI का जो रोल है उसको चेंज कर दिया, फ्रॉम अ रेगुलेटर टू द फैसिलिटेटर। प्राइवेट बैंक्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। प्राइवेट बैंक को तो हेल्प किया ही भरने के लिए, बाहर के लोगों को भी बोला कि इंडिया के बैंक्स में इन्वेस्ट करो। इसके लिए पावर देने के लिए कितना दे दिया? 51% से ज्यादा, 51% तक का लिमिट भी सेट करवा दिया, और आपका एक्सपेंशन प्रोसेस को भी क्या कर दिया उन्होंने? बहुत इजी कर दिया, ठीक है। समझ में आया क्या यहाँ तक? और मैं अभी हल्का सा टैक्स रिफॉर्म डिस्कस करूंगा आज के लिए, और फिर उसके बाद एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। बस टैक्स रिफॉर्म डिस्कस करेंगे एंड विल एंड अप, ठीक है। अब सुनो, टैक्स रिफॉर्म्स था ना, वो बहुत जरूरी चीज था। टैक्स रिफॉर्म सबसे जरूरी चीज था, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म्स को एक और चीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। सुना है कभी आपने? फिस्कल पॉलिसी सुना है आपने कभी? ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेके आते हैं ना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के जितने रिफॉर्म्स, बजट वगैरह आएंगे ना, गवर्नमेंट बजट वगैरह आएंगे, वो सबको बोलते हैं फिस्कल। उनके ईयर को भी बोलते हैं, गवर्नमेंट का जो बजट का जो पीरियड होता है ना, उसको भी बोलते हैं फिस्कल ईयर, ठीक है। ईयर सेम ही है, 1/4 से लेके 31 मार्च तक ही है, बट उसको जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं? फिस्कल। क्या बोलते हैं? फिस्कल, फिस्कल। ठीक है।
फिसलो मत कर, ठीक है, फिसकल बहुत खराब था। तो फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट का, ठीक है, सबसे पहले क्या देख रहे हैं आप लोग, देखो तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, देखो तो सबसे पहला टैक्स कम करना। टैक्स ही कम कर दिया। अरे सर, ये टैक्स अगर कम करेगा तो गवर्नमेंट के पास इनकम कम हो जाएगा, है या नहीं? अगर टैक्स कम करेगा तो गवर्नमेंट का इनकम क्या होगा? कम हो जाएगा सर। बेवकूफ है का? बताओ मेरे को, गवर्नमेंट बेवकूफ है का? नहीं सर, क्यों? तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकते। वो तो इंट्रोड्यूस करके रिफॉर्म पहले से, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पहले से भी था। हाँ, सर्विस टैक्स, जीएसटी से बाद में आया काफी, बट टैक्सेस तो पहले से ही था। देखो लॉजिक सुनो मेरी बात को, पहले ना इनकम टैक्स बिफोर दिस पीरियड 1991, इनकम टैक्स का आपको पता है ना, इनकम टैक्स पॉलिसी कैसे चलता है आपको पता है क्या? इनकम टैक्स कैसे चलता है पता है? इनकम टैक्स में होता है स्लैब्स, ठीक है, इनकम टैक्स में होता है स्लैब्स। अब वो स्लैब का सुनो, हाँ, मतलब कि सोचो अगर आपका इनकम 1 लाख रुपए तक है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, नो टैक्स। फिर अगर 1 लाख से 5 लाख है सोचो तो 10% सोचो, अभी तो ये स्लैब नहीं है, अलग है। 5 लाख से 10 लाख भैया है, अगर इनकम नहीं है तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। लेस देन बोला ना, लेस देन। अब लेस देन 1 लाख तो 1 रुपए पे हो सकता है ना? हाँ। ठीक है, फिर 20% हो जाता है, और फिर 10 लाख से अबव अगर है, ठीक है, तो आपका 30%। अभी भी 30% हाईएस्ट स्लैब है, ठीक है, 30% इज द हाईएस्ट स्लैब फॉर इंडिविजुअल टैक्सेशन सिस्टम। मतलब इंडिविजुअल, अगर जैसे इंडिविजुअल मतलब आप, मैं, हम लोग जो है, या कोई फर्म्स वगैरह जो है, वो लोग इंडिविजुअल जो हो गए, वो लोग अगर टैक्स लगा रहे हैं हमारे लेवल पे, तो अगर हमारा इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स हमें देना पड़ेगा। मतलब कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये सिस्टम था, इसको बोलते हैं स्लैब वाइज सिस्टम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्लैब वाइज सिस्टम, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या था पता है क्या? अब तो ये काफी रिफॉर्म कर दिया, अब तो काफी लिमिट्स भी इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। अभी 5 लाख का, ऑलमोस्ट 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है, ये सिस्टम है। पहले ना पता आपको लिमिट कितना था? 20,000 रुपया का लिमिट था, मतलब 20,000 तक कोई टैक्स नहीं, फिर 20 से 40 तक 10%। तो मोटा मोटी ऐसा होता था कि 90% हो गया, मतलब लाख रुपए महीना तो साल का तो कमाएगा ना, और ये सारा साल का इनकम है, मंथली इनकम नहीं है, ईयरली इनकम है, ठीक है। तो बहुत जनों का ना, बहुत जनों का रियल में टैक्स का लाइबिलिटी, मतलब इट यूज्ड टू कम, ठीक है, क्योंकि स्लैब्स इतना छोटा था, स्लैब्स इतने कम थे कि मतलब मैक्सिमम लोग टैक्स ब्रैकेट में आ रहे थे। अब मुझे बताओ, सबको टैक्स देने का मन करेगा क्या? मुझे बताओ, इनकम इतना सा और टैक्स देना पड़ेगा, खुश होगा आप लोग? नहीं होगा। तो लोग बाग क्या करने लगे? टैक्स की चोरी, टैक्स को और इवेड करना शुरू किया, टैक्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश किया ताकि टैक्स ना देना पड़े, ताकि आपको टैक्स देना नहीं पड़े। जैसे डोनेशन हाँ, डोनेशन बहुत सारा तरीका है, वो मैं ऑनलाइन क्लास में डिस्कस नहीं करता, क्लास में डिस्कस नहीं करता, ऑफिस में डिस्कस करता, बट जो भी रीजन है, बट प्रमोट नहीं करता, कभी प्रमोट नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज पे टैक्स, ठीक है। तो टैक्स ना देने के बहाने देखने लग गए, तरीके देखने लग गए, ठीक है, लूप होल्स देने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ? टैक्स जो गवर्नमेंट के पास आना था, गवर्नमेंट सोचा कि हाई टैक्स रेट रखता हूं, पैसे आएंगे मेरे पास, मैं डेवलपमेंट में काम करूंगा। ऐसा हुआ नहीं, लोग बाग टैक्स कम देने लग गए, चोरी करने लग गए, ठीक है। तो कोई भी चीज का ज्यादा देना कोई फायदा नहीं है। ऐसा लगेगा कि आपको मैं बोलूंगा रोज टेस्ट दूंगा, मैं आपसे रोज टेस्ट लूंगा आप लोग का, बहुत जन टेस्ट देंगे ही नहीं। कुछ लोग चोरी करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे यार रोज का रहना है, रोज का टेस्ट लेता है, ठीक है, आओ बताओ आंसर बताओ कितना कितना है। तो अल्टीमेटली क्या, इट्स अ फेलियर सिस्टम, ठीक है। यू हैव टू मॉडर्नाइज इट। तो दैट इज व्हाई टैक्स का चोरी करना तभी हो रहा था जब टैक्स चोरी करने का फायदा था, कि जब टैक्स चोरी करके इतना फायदा आप कर सकते हो कि टैक्स चोरी करे। आज की डेट में क्या हुआ? टैक्स के स्लैब्स इतने बड़े कर दिए, इतने रिफॉर्म्स लेके आ गए कि पिछला जनरेशन जो था ना, आपके पापा लोग, वो थोड़ा बहुत तो टैक्स का प्लानिंग करते थे। योर टाइम ना, इनफैक्ट आवर जनरेशन, वन स्टेप बिफोर यू, वी हैव स्टॉप्ड डूइंग ऑल दिस थिंग्स। हम दिमाग नहीं लगाते इतना। हाँ, जहां पे पॉसिबिलिटी है कि मैं टैक्स प्लानिंग कर सकता हूं, वो टैक्स प्लानिंग में करता हूं, बट टैक्स इवेशन का प्रोसेस ही नहीं है। क्योंकि अब ऐसा था कि कौन माथा मारेगा, चलो 10% टैक्स देना दे देता, क्योंकि अब क्या सिंप्लीफाइड सिस्टम है और अपन लोग मगजमारी को छोड़ चुके हैं, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा इजी कर दिया है। इजी तो नहीं किया, बट थोड़ा सा स्लैब को थोड़ा बड़ा कर दिया है, अच्छा खासा लिमिट दे दिया है। तो जैसे 5 लाख रुपया पूरा साल में, अगर आपका 5 लाख से कम है इनकम, तो आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो ये अब क्या है ना, लोगों को दिखाने में मन करता है कि हाँ ठीक है, 5 लाख का अच्छा खासा लिमिट दिया, 5 लाख के ऊपर जो है वो लोग टैक्स देंगे, और जो लोग कमा रहे हैं उतना अच्छा, तो वो लोग टैक्स देने का मन भी है, क्योंकि इवेंचुअली आपका फाइल स्ट्रांग होता है। तो वो थॉट प्रोसेस अभी आ गया, ठीक है। तो टैक्स ना देने का मेन रीजन क्या था?
कि टैक्स रेट्स बहुत हाई था, जैसे इनको कम किया ना टैक्स, जैसे कम किया, एक तो बहुत जनों ने टैक्स दिखाने शुरू कर दिए, और नंबर 2 गवर्नमेंट का टैक्स का कलेक्शन भी बहुत बढ़ गया, ठीक है, गवर्नमेंट का टैक्स का कलेक्शन भी बहुत बढ़ गया इसकी वजह से, ठीक है, तो देयर वाज अ रिडक्शन इन द टैक्स रेट्स। लॉजिक समझ में आया कि टैक्स रेट्स क्यों कम किया? नहीं? हाँ सर। ठीक है, हाँ भैया। हाँ भैया। और हाँ भैया। उसके बाद ना आपको पता होगा कि जैसे ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, अच्छा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में कोई डिफरेंस पता है किसी को? मतलब किसी को कंफ्यूजन है? ऐसे तो मैंने करवा दिया है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, बट किसी को कंफ्यूजन है डायरेक्ट टैक्सेस या इनकम टैक्स? किसी को मतलब किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। नहीं भैया। पता ना, डायरेक्ट टैक्सेस किसके ऊपर था? इनकम के ऊपर। मेरा इनकम ज्यादा, टैक्स भी ज्यादा। इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। देखो, आप इनकम टैक्स आप में से कोई पे करता है? बोलो तो, नहीं करता ना कोई? इनकम टैक्स पे करता है आप लोग में से? नहीं। नहीं करता। बट जीएसटी पे करता है या नहीं करता? हाँ। जीएसटी पे, हाँ। मतलब हर कोई इंसान जो भी कुछ भी कंज्यूम करोगे, कुछ भी सर्विसेज लोगे, आप कुछ भी लोगे, तो उस पर जीएसटी आप पे करोगे। मतलब आपका इनकम हो या आपका इनकम ना हो, आपको जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पे करना ही पड़ेगा आपका। और बेस्ट चीज क्या बताया, आप भी उतना ही जीएसटी पे करते हो, उसी रेट पे जीएसटी पे करते हो जितना मुकेश अंबानी भी करता है। बट हाँ, जिस रेट पे मुकेश अंबानी इनकम टैक्स भरता है, उस रेट में अपन तो उस रेट में क्या अपन भरता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, इनकम टैक्स जो है वो हो गया ये वाला टैक्स, ठीक है। और दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस दोनों को रिड्यूस किया था उन्होंने, ठीक है। और फिर रिफॉर्म्स लेके आया इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस ना बहुत क्लमजी हो गया था। इतना सारा टैक्सेस, आज जीएसटी लाने का मेन रीजन क्या था? इतना टैक्स सिस्टम था इंडिया में, इतना टैक्सेस था इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में, कि लोग बाग पागल हो जाएगा कि मतलब इसका ड्यू डेट रह गया, अरे सर्विस टैक्स का लगाना, अरे एक्साइज का लगाना, अगर वैट का लगाना है, अरे बाप रे दिमाग खराब हो जाता था। जीएसटी क्यों आया? सारे एक्ट्स को एक जगह कर दिया ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो पहले क्या किया, थोड़ा सा एक्ट्स को और कम किया, थोड़ा और एमालगेमेट किया, और अब जीएसटी लाने के बाद में कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो जितने भी सारे एक्ट्स है, जो भी इतना सारा टैक्सेस था, उनको कम करके कितना टैक्सेस लेके आ जाए अपन, एक टैक्स सिस्टम, ठीक है। ये इनका मेन रीजन क्या था टैक्स के लिए? ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई करो, जितना प्रोसेस सिंपल होगा उतने लोग कम डरेगा, जितना ही कम डरेगा उतने लोग कंफर्टेबल होगा, और टैक्स ज्यादा आपको देने में इजी होगा। जितना इजी करेगा आप प्रोसेस को, उतना ही आपके लिए अच्छा है। बट प्रॉब्लम क्या है, इतना अच्छा ही इतना सिंपल हुआ नहीं, ठीक है, उल्टा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है चीजें। गवर्नमेंट जब जब सिंपल करने जाता है चीजों को, उतना ही कॉम्प्लिकेट करता है। इनकम टैक्स पोर्टल को सिंप्लीफाई करने के उल्टा इतना कॉम्प्लिकेट हो गया कि कुछ लोग ही नहीं, अब काम ही नहीं कर पा रहा लोग बस। तो ये तो उपाय नहीं है, तो क्या बोले अभी। बट ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, जीएसटी बनाने की कोशिश किया, सिंपल एक्ट, उल्टा जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेट हो गया अभी कि जीएसटी का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपडेटेड नहीं रह पाता हूँ। मैं छोड़ दिया लिटरली, मैं बोला कि छोड़ो अभी, मतलब मैं अपने जो मतलब दूसरा को एलोकेट करता हूँ, मैं जो ऑफिस में मेरे, मैं उनको बोलता आप करो भाई, दिमाग खराब हो गया मेरा। तो वो चीज है, तो एवरी डे देयर इज अ चेंजेस व्हिच इज कमिंग। ऑब्वियसली धीरे धीरे वो इट विल स्टैंडर्डाइज, बट देयर आर सो मेनी चेंजेस दैट आर कमिंग अप। तो ये चीज तो सत्य है। आपको मैंने आपको बोला था, जितने भी पॉलिसीज यहाँ पे आए, जितने भी रिफॉर्म्स यहाँ पे आए, जरूरी नहीं कि ये एक ब्रह्मास्त्र टेक्निक है, और इसके बाद भी कई सारे रिफॉर्म्स लेके आए हैं गवर्नमेंट ने। तो ये सारी चीजें थे, हमने 3 चीजें डिस्कस किया। एक था इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहाँ पे पिछला पार्ट से रिलेटेड डिस्कशन था यहाँ पे। फिर डिस्कस किया फाइनेंशियल सेक्टर, जो बैंक से रिलेटेड था मेनली। और नंबर 3 था टैक्स सिस्टम। टैक्स में क्या किया? टैक्स को रिड्यूस किया, रिफॉर्म किया, सिंप्लीफाई किया। क्या किया? RRS, रिड्यूस किया, रिफॉर्म किया, और क्या किया? सिंप्लीफाई किया। RRS, ठीक है। क्या क्या किया? रिड्यूस किया, रिफॉर्म किया, और फॉर्म किया, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किया। एकदम स्वैग से बोलना है आपको। टैक्स में क्या किया? 3 चीज किया, रिड्यूस किया, रिफॉर्म किया, और क्या? सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफायर, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? बताओ मेरे को, इजी लगा यहाँ तक एकदम? हाँ भैया। ठीक है, बिल्कुल इजी है यहाँ पे, यहाँ तक बिल्कुल आपको है। सेवा पीपल, यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स, जैसे मैं याद करा रहा हूँ। सीबीएसई जस्ट पीपल अंडरस्टैंड मेन पॉइंट्स को। देखो कि इसमें से एमसीक्यू कहाँ से पूछ सकता है आप लोग को, यार दिमाग में चलता रहना चाहिए आपका। स्टोरी इसलिए मैं बताया जा रहा हूँ आपको, कुछ ना कुछ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि 51% क्यों है, कि दिमाग में क्लिक आ जाएगा कि 51% हम क्यों बोला, इतना एम्फेसिस करके इतना क्यों दिखाया आप लोग को, याद आ जाए कि इसका क्या मतलब था यहाँ पे, ठीक है। दैट इज आई एम फोकसिंग ऑन गिविंग यू मोर एग्जांपल्स, ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। क्लियर है ये वाला पार्ट? डन हाँ करें भैया। आज के लिए? हाँ भैया। ओके भैया।